गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6वीं में नागरिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। नागरिक शास्त्र का तीसरा अध्याय, इसमें पंचायती राज का भाग 1 पंचायती राज के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तो जैसे बहुत ज़्यादा गांव वाले क्षेत्र में पंचों का चुनाव किया जाता है, सरपंचों का चुनाव किया जाता है, किंतु अगर नगर पालिका वाला क्षेत्र है, नगर निगम वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर वार्ड होते हैं। वार्ड के अनुसार पार्षद का चुनाव किया जाता है। तो आज हम पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे कि पंचों का चुनाव किस प्रकार से होता है। तो इसी के आधार पर एक छोटी सी कहानी के रूप में, कहानी स्कूली बच्चों के बीच में जो वार्तालाप होते हैं, बातचीत हो रहे हैं टीचर के बीच में, वो उसके बारे में अध्ययन किया गया है इसमें कि किस प्रकार से हम पंचायती राज का चुनाव करते हैं, या फिर सरपंच का चुनाव कैसे होता है, पंच का चुनाव किस प्रकार से होता है, और उसमें उप सरपंच कौन होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो आइए इस पाठ में हम ग्राम पंचायत के गठन और उसके कार्यों के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पर ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार से होता है और वहाँ पर के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं। इसमें देखेंगे कमालपुर गांव में यहाँ एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षक ने कक्षा 6वीं को यहाँ पर छात्र छात्राओं से पंचायत के बारे में पता करने के लिए कहा था। वहाँ कक्षा 6वीं में जो शिक्षक थी सामाजिक विज्ञान की, वो उन्होंने पूरे बच्चों को बैठाकर उसमें उन लोगों को पंचायत के बारे में, मतलब कि पंचायत क्या होता है उसके बारे में, उनके कौन कौन से कार्य होते हैं इसके बारे में पता करने के लिए कहा। एक सप्ताह के भीतर में उन्हें अपने ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच एवं उप सरपंच, सचिव एवं ग्राम सभा के बारे में जानकारी लाने के लिए कहा था। जितने भी छात्र छात्राएं थी वहाँ पर, उन लोगों को सरपंच के बारे में, उप सरपंच के बारे में, पंच के और वहाँ पर जो अधिकारी लोग थे उनके क्या कार्य हैं, सचिव है उनका क्या कार्य है, ये सारी बातों की जानकारी एक हफ्ते में इकट्ठे करने के लिए कहा था। इसमें काम इस प्रकार बांटा गया था जिसमें नेहा पंच से संबंधित जानकारी देगी, संध्या सरपंच के विषय में कक्षा को बताएगी तथा जगमोहन और सुभाष जो थे वो ग्राम सभा के काम और अधिकारों के बारे में पता लगाएंगे तथा शिक्षक ने अभय से कहा कि वह ग्राम पंचायत में गठन के नियमों एवं उनके कामों के बारे में जानकारी लाकर देगा। तो सारे बच्चों का काम यहाँ पर अलग अलग रूप में बांट दिया गया। अब उन लोग किस प्रकार से इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं। यहाँ पर नेहा का काम बहुत ही सरल था, जिसमें वह उसकी भाभी उस समय मदनपुर की पंच थी, उसके पंचों के बारे में जानने के लिए वे नेहा शाम को खाना खाकर अपनी भाभी के पास गई और वहाँ पर पूछी उसने नेहा भाभी से कहती है कि भाभी, ये तो हम जानते हैं कि आप पंच हैं, मगर आप पंच कैसे बनी? क्या पंचायत में आपकी तरह और भी पंच हैं? तो उनकी भाभी थी जो वो जवाब देती है कि किसी भी पंचायत में 10 या 20 पंच होते हैं, जो सभी वार्डों के वयस्क लोग मिलकर उस पंच का चुनाव करते हैं। पंच का चुनाव किस प्रकार से होता है? यहाँ पर एक पंच जैसे होते हैं, और वार्ड के अनुसार जनसंख्या निर्धारित होती है और उसके आधार पर वो पंच का चुनाव करते हैं। तो जितने भी मतलब वहाँ पर जो पंचायत होता है बहुत बड़ा, जो अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, उसमें उसने बताया कि यहाँ पर 10 से 20 पंच हैं और उनका चुनाव वयस्क मताधिकार के अनुसार होता है। नेहा ने ये वार्ड क्या होता है भाभी? प्रत्येक ग्राम पंचायत के इलाके में जनसंख्या के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है। इसके पहले भी बताई मैं कि प्रत्येक वार्ड को जनसंख्या के आधार पर बांट दिया जाता है और उसे वार्ड कहते हैं। प्रत्येक वार्ड में वयस्क लोग मिलकर यहाँ पर व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि एवं पंच चुनते हैं। इसी तरह प्रत्येक पंचायत में 10-20 वार्ड होते हैं। मैं यहाँ पर मातापुर वार्ड की पंच बनी हूँ।
तो उसकी भाभी का ये कहना था कि यहाँ पर जो पंच का चुनाव होता है वहीं पर जो रहने वाले, सबसे पहले तो वार्ड किसे कहते हैं, वार्ड एक जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर वार्ड को बांट दिया जाता है। और जब वहाँ पर रहने वाले जो वयस्क लोग हैं उनके आधार पर यहाँ पर पंच को खड़ा कराया जाता है और फिर वहाँ चुनाव लड़ते हैं और वो अपने वोट देकर उन पंचों को जिताते हैं और वहाँ पर पंच का चुनाव होता है। तो ये मातापुर की पंच थी, कौन, नेहा की भाभी। उसने बताया कि पंच का चुनाव वयस्क मताधिकार के माध्यम से होता है। ये वयस्क मताधिकार क्या होता है? वयस्क मताधिकार वह होता है जिसकी उम्र 18 या 18 वर्ष से अधिक होती है, उसको मत देने का अधिकार होता है और वो अपने मत के द्वारा अपने क्षेत्र में पंच का चुनाव कर सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो एक पूरा पंच होता है वो अलग अलग वार्डों में बटा हुआ रहता है और उसमें वयस्क मताधिकार के द्वारा पंच का चुनाव किया जाता है। और नेहा की भाभी ये मातापुर की पंच थी। उमा भाभी, ये तो ठीक है, मगर आप इस वार्ड की पंच किस प्रकार से बनी? यहाँ पर देखेंगे पंच का चुनाव 21 साल, जो यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर जो पंच का चुनाव हुआ उसमें आप पंच किस प्रकार से बनी? तो उसका जवाब रहता है कि जो पंच का चुनाव में खड़ा होता है उसकी उम्र 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक होती है और वो व्यक्ति वहीं का निवासी होता है जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ता है। तो उसके आधार पर लोग उसको वहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं। जो चुनाव में खड़ा होता है उसको हम उम्मीदवार कहते हैं और उम्मीदवार खड़ा करके वो अपने मत के द्वारा वहाँ पर पंच का चुनाव करता है। लेकिन मातापुर वार्ड में मैं अकेली ही एक चुनाव लड़ी, क्योंकि उस समय जो चुनाव हुआ था वो यहाँ पर उसका विपक्ष में कोई नहीं था, इसलिए वो अकेले ही यहाँ पर से चुनाव लड़ी थी और अकेले ही वहाँ पर उसको जिताया गया था और वो निर्विरोध चुनी गई थी। जिसमें देखेंगे अब इसके बाद देखेंगे पंचायत। तो नेहा भाभी, क्या हम भी चुनाव में मत दे सकते हैं? तो नेहा पूछती है कि क्या हम यहाँ पर चुनाव में मत दे सकते हैं? तो उसकी भाभी का कहना ये था कि यहाँ पर, क्योंकि नेहा 12 वर्ष की एक 6वीं क्लास की बच्ची रहती है, उसका उम्र बहुत कम रहता है और मत देने के लिए यहाँ पर 18 वर्ष का होना आवश्यक होता है। तो उसकी भाभी उसे समझाती है कि तुम्हारी उम्र 12 वर्ष है और तुम अभी वयस्क नहीं हो, इसलिए ये आप मत नहीं दे सकती। क्योंकि जो व्यक्ति 18 वर्ष या 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका होता है और उसका नाम मतदाता सूची में होता है, वही व्यक्ति चुनाव में वोट दे सकता है और मत दे सकता है अपना। तो इस बात को उसकी भाभी ने नेहा को समझाया। फिर उसके बाद देखेंगे इसमें 5 साल में चुनाव। तो यहाँ पर जो नेहा का कहना था कि आप अगर अभी पंच बनी हैं तो क्या आप हमेशा ही पंच बनी रहोगी? तो उसकी भाभी का कहना ये होता है कि नहीं, हर 5 साल में पंच का चुनाव होता है। 2 साल बीत गए थे, फिर मैं पंच बनी, अब 3 साल के बाद जो चुनाव होगा उसमें जो पंच बनेगा उसको यहाँ पर चुनाव में जो खड़ा होगा उसको उस वयस्क मताधिकार के अनुसार उसको वहाँ का प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे पंच का चुनाव किस प्रकार से होता है। नेहा के मन में एक सवाल और उठ रहा था कि क्या एक बार चुनाव जीत लिया जाए तो क्या वो हमेशा ही पंच बनी रहेगी। उसने यह बात उमा भाभी से पूछी तो उमा भाभी, नहीं रे, पंचायत में चुनाव हर 5 वर्ष में होता है, कोई भी केवल 5 साल तक ही यहाँ पर पंच बना रहता है, पंच चुना जा सकता है। पिछला पंचायत चुनाव 2 साल पहले हुआ था, बस मैं 3 साल के लिए यहाँ की पंच बनी रहूँगी, उसके बाद फिर से यहाँ पर चुनाव होगा।
इसके बाद देखेंगे यहाँ पर सरपंच और उप सरपंच का क्या भूमिका रहती है। उसी में देखेंगे संध्या को पंचायत के बारे में यह पता करना था कि एक दिन में यह एक दिन पंचायत भवन गई और वहाँ पर सीधे ही सरपंच कलावती से पूछताछ करने लगी। संध्या, आप यहाँ पर सरपंच कैसी बनी? तो उसने बताया, कलावती ने, कि पंचों की तरह सरपंच की भी यहाँ पर सभी लोग वोट डालकर क्या करते हैं, चुनते हैं। फ़र्क यही होता है कि पंच में सिर्फ एक ही वार्ड में के लोग चुनते हैं, किंतु जबकि सरपंच में पूरे वार्ड और पूरे ग्राम के लोग क्या करते हैं, सरपंच का चुनाव करते हैं। संध्या, मगर सरपंच बनकर आपको काम क्या करना पड़ता है? तो संध्या पूछती है कि सरपंच बनकर आपको क्या काम करना पड़ता है? तो वो उसकी जो वहाँ पर जो कलावती रहती है वो बताती है कि सरपंच बनने से समय समय पर मैं पंचों की बैठक बुलाती हूँ, वहाँ पर लोगों की जो समस्याएं हैं उसको पूछती हूँ, उसका निराकरण किस प्रकार से किया जाए उसके उन लोगों से सलाह लेती हूँ और उसके बाद उनको सलाह देती हूँ। तो सरपंच ही पंचायत की मुखिया होती है। मुझे हर महीने यहाँ सभी पंचों को बुलाकर बैठक करवानी पड़ती है। इस बैठक की अध्यक्षता में मैं करती हूँ, यानी बैठक को मैं ही यहाँ पर संचालित करती हूँ। ग्राम पंचायत एवं मतदाताओं को बुलाकर ग्राम सभा भी करनी पड़ती है और इन बैठकों में भी जो यहाँ पर विकास के काम होते हैं, काम करने का निर्णय होता है, उसके बारे में जनपद के जिला तथा जनपद से यहाँ पर सरकारी अधिकारियों से मिलकर पैसे का इंतजाम कराती हूँ तथा ये काम ठीक से चल रहे हैं या नहीं हैं उसे मुझे देखना पड़ता है और पैसे में जो पंचायत को मिल रहे हैं उस पर खर्च हो रहा है उसका हिसाब किताब भी देखना पड़ता है। तो कलावती संध्या को समझाती है कि जितने भी पंच होते हैं उनकी बैठक बुलाती हूँ, उनके साथ जो समस्याएं रहती है उसका निराकरण करती हूँ। इस निराकरण के लिए जो पैसे लगते हैं उसकी व्यवस्था करती हूँ और समय समय पर जो काम उनको सौंपा जाता है उसकी देखरेख करती हूँ तथा जितना पैसा खर्च होता है उसका पूरा हिसाब किताब मुझे ही करना पड़ता है। उसके बाद देखेंगे संध्या, अरे आपको तो काफ़ी काम करना पड़ता है, लेकिन अगर आप यहाँ बीमार पड़ जाएं तो आपका काम कौन करेगा, या फिर आपकी अगर शादी हो जाती है तो आप इस काम को किस प्रकार से करेंगी? तो कलावती कहती है, नहीं, मैं नहीं रहती हूँ तो मेरे जगह में उप सरपंच है जो वो पंचायत का काम देख रेख करता है और मेरे न रहने पर यह बैठक की अध्यक्षता भी वही करता है, उप सरपंच। तो क्या यह उप सरपंच का चुनाव भी अलग से किया जाता है? तो कलावती का कहना रहता है कि उप सरपंच का चुनाव नहीं होता है, जो पंच होते हैं उसी में से किसी एक व्यक्ति को उप सरपंच चुन लिया जाता है जो मेरी अनुपस्थिति में वो सारे कार्यभार को संभालने का काम करता है। यहाँ पर देखेंगे, जब यहाँ पर ग्राम पंचायत की बैठक होती है उसका काम अभय को सौंपा जाता है और अभय फिर क्या करता है, यहाँ पर अभय की जिम्मेदारी रहती है कि ग्राम पंचायत के कामों के बारे में पता करना। अब उसने सोचा कि कार्यों को ना दे पंचायत, इसमें क्यों ना पंचायत की किसी बैठक में जाकर मैं वहाँ पर देखूं कि वहाँ पर क्या होता है। तो अभय ये सोचता है कि किसी से पूछने से अच्छा है कि जो पंचायत की बैठक होती है वहाँ पर मैं एक दिन जाकर उपस्थित हो जाता हूँ और वहाँ पर जाकर वहाँ पर जो भी चीज़ होता है उसके बारे में मुझे जानकारी मिल जाएगी। अभय जब पंचायत भवन पहुंचा तो बैठक शुरू नहीं हुई थी। बस 12 पंचों में सिर्फ 5 पंच ही आए हुए थे। वह सब इंतज़ार कर रहे थे कि और एक दो और आ जाए तब बैठक शुरू की जाए, क्योंकि जब भी पंचायत होता है वहाँ पर जो बैठक व्यवस्था होती है उसमें पंचों जितने भी पंच होते हैं उसमें से आधे से अधिक पंच का होना आवश्यक होता है, तभी बैठक शुरू होती है। थोड़ी देर के बाद जो 2-3 पंच और आ गए और बैठक
शुरू हुई। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सचिव के पिछली बैठक के निर्णय में पढ़कर सुनाया और उन पर जो भी काम हुआ था उसकी जानकारी दी। उसके बाद वह परंपरा यहाँ पर परस वारा जो गांव था वहाँ पंच बोले कि हमारे गांव में कुआं में जल स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, उसके लिए हम जो जल स्तर कम हो रहा है, लगातार कम होते जा रहा है, ऐसे में कुछ ही महीने में गांव के लोगों को पानी मिलना बंद हो जाएगा और गांव वाले चाहते हैं कि यहाँ पर जल संग्रहण योजना बनाई जाए कि जो बरसात का जल होता है उसको संग्रहित करने के लिए वे व्यवस्थित रूप से जो योजना बनाए हैं उसको बनाया जाए, ये योजना बनानी चाहिए। उसी के बाद फिर जो चौरंगा का जो पंच था वो कहता है कि चौरंगा और मुख्य सड़क में जोड़ने वाली जो पुलिया थी उसका निर्माण होना था। यहाँ से प्रस्ताव पास होकर जनपद पंचायत के पास अनुदान राशि के लिए गया था। तो उसका क्या हुआ? तो सरपंच जो कलावती कहती है कि जो अनुदान पुलिया बनाने के लिए जो अनुदान राशि आना था वो राशि आ चुकी है, आप अपना काम शुरू करना करें। गांधी वार्ड के पंच ने कहा कि हमने वार्ड को यहाँ पर प्राथमिक शाला के पीछे 1 महीने से एक ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जबकि यहाँ पर 4 शिक्षकों का होना चाहिए। एक शिक्षक छुट्टी पर है और 2 किसी सर्वेक्षण के लिए गए हैं। ऐसे में शाला में पढ़ाई कैसे होगी? सरपंच के बाद यहाँ पर सरपंच ने वादा किया था कि विकासखंड शिक्षक अधिकारी से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मातापुर में पंच उमाबाई ने बताया कि आजकल गांव में मलेरिया और पीलिया बहुत फैला हुआ है। गांव के डबरों में कुओं में की सफाई करवानी है, कुओं में दवाई का छिड़काव करना है। मैं अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी लेती हूँ, पर कुछ पैसे चाहिए। उन सरपंच ने सभी उपस्थित पंचों ने अपने अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा। उसके बाद मुंगेली पंडरिया रोड तथा कमालपुर पहुंच मार्ग को जोड़ने का प्रस्ताव सर्वसम्मत बनाया गया था तथा सभी ने उस पर हस्ताक्षर किए और दोपहर 2 बजे बैठक समाप्त हो गई। तो यहाँ पर सभी पंच लोग अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं कि किसी के गांव में पानी की कमी हो रही है तो जल संरक्षण करने के लिए कहा गया, किसी के यहाँ नाली नहीं है, किसी के यहाँ किसी शाला में शिक्षक की कमी है। ये सारी शिकायतें किसमें पंच बैठक में होती है और उसमें सरपंच उसकी अध्यक्षता करती है तथा उनकी समस्याओं का समाधान भी करती हैं। तो इन सारे बच्चों ने ये जितनी भी जानकारी थी सबको क्या किया, अपने अपने तरीके से उन लोगों ने सारी जानकारी को इकट्ठे किए और वह टीचर के पास जाकर फिर से चर्चा करते हैं। तो बच्चों, इसमें हम लोग पंच का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, सरपंच कौन होता है, सरपंच के कौन कौन से कार्य होते हैं, सरपंच में बैठक व्यवस्था जो बुलाई जाती है उसमें क्या होता है, ये सारी बात की जानकारी आज हमने भाग 1 में पढ़ा। इसके बाद आपने अगले वाले क्लास में भाग 2 पढ़ेंगे जिसमें आपको आगे की जानकारी दी जाएगी। इसमें आप इस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करोगे ताकि आपको हर छोटा छोटा प्रश्न भी इसमें मिल जाए और उस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करके मुझे भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू।